गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 6 सितंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस न्यूज़ को एक बार पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी कल भी हमने डिस्कस किया है, परसों भी डिस्कस किया था। इसको लेकर के लगातार चर्चा में बना हुआ चीन और इंडिया का रिलेशन, एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। तो उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। सबसे पहले तो ये जानो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो स्टेट को जारी करता है, राज्यों को जारी किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो एक मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसके ये मंत्री साहब हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है जिसका नाम है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो ये विभाग, जिसे DPIIT कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कहा जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिल करके इस रैंकिंग को जारी करता है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस रैंकिंग को जारी करता है। वनडे एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि पहला स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे आंध्र प्रदेश है। सेकेंड पोजीशन पे कौन है, तो सेकेंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश आ चुका है। थर्ड पोजीशन पे तेलंगाना। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लेना आप, जिस भी आप राज्य में रहते हैं उस राज्य की रैंकिंग वहाँ के स्टेट PCS में पूछा जा सकता है। तो इस रूप में इसको देख लेना। बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया है। उद्योग मंत्रालय के DPIIT विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जारी किया जाता है। पहला पोजीशन पे आंध्र प्रदेश है, दूसरा पोजीशन पे आ गया है कौन, तो उत्तर प्रदेश, तीसरा पोजीशन पे तेलंगाना। यहाँ पे दिया हुआ है, यह रैंकिंग केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की मदद से करनी शुरू की है। इसमें राज्य सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्शन परमिट, जो कंपनियों को कंस्ट्रक्शन परमिट मिलता है, उसको शामिल किया गया है। श्रम कानून को शामिल किया जाता है। पर्यावरण संबंधी पंजीकरण को शामिल किया जाता है। सूचना व भूमि की उपलब्धता व सिंगल विंडो सिस्टम इत्यादि को शामिल किया जाता है। इत्यादि के मानक के आधार पे, इत्यादि में राज्यों ने क्या क्या काम किया, उसके आधार पे राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में पोजीशन दिया जाता है। देखो, अरावली लगातार चर्चा में बना हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अरावली पर्वत इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ऐसी टॉपिक जो चर्चा में बना हुआ अक्सर आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में भी इस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए पढ़ लेना अपने बेसिक बुक से इसको। प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है, तो निश्चित तौर पे इसको भी एक बार आपको पढ़ना चाहिए। कहीं भी अगर प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर का नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, तो उसे आपको पढ़ना चाहिए। अनुसूचित जाति के आरक्षण वर्गीकरण पे कई राज्यों ने साधी चुप्पी। इस टॉपिक को लेकर के भी हमने डिस्कस कर दिया। इशू क्या था? इशू था पंजाब को लेकर के। देखो, एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। पंजाब सरकार ने अपने यहाँ SC लोगों को जो आरक्षण दिया था, अनुसूचित लोगों को जो आरक्षण दिया था, जितने भी वहाँ पे अनुसूचित जाति थे, मान लो वहाँ पे 50 अनुसूचित जाति हैं। कहाँ पे? तो पंजाब में 50 अनुसूचित जाति में मान लेते हैं कि 10% आरक्षण उन लोगों को नौकरी में दिया जाता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। 10% आरक्षण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रवेश में। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ उन्होंने क्या किया कि 5% आरक्षण उन्होंने सिर्फ 2 समुदाय को दिया, जिसका नाम है, एक समुदाय का नाम है वाल्मीकि समुदाय और दूसरा समुदाय का नाम है मजहबी सिख समुदाय। इन 2 लोगों को, 2 SC कम्युनिटी को, जितना SC में टोटल आरक्षण था उसका 50% आरक्षण महज 2 कम्युनिटी को दिया, जिसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जिसे निरस्त कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने, यहाँ पे दिया हुआ, जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा कि जो हरियाणा
और पंजाब हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि पंजाब राज्य ऐसा नहीं कर सकती है, सिर्फ 2 जाति को, सिर्फ 2 एससी कम्युनिटी को वो 50% आरक्षण नहीं दे सकती टोटल एससी कम्युनिटी के आरक्षण का, तो ये डिसीजन गलत है। उसके बाद देखो, ये जो है 5 जजों की पीठ ने ये डिसीजन दिया, और इसी तरह का डिसीजन कुछ वर्ष पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जो निर्णय का नाम था ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का कुछ निर्णय दिया था कि उसमें कहा था कि 5 जजों की पीठ ने निर्णय दिया था कि राज्य सरकारों के पास आरक्षण देने की अनुसूचित जाति की उप श्रेणियों का कोई शक्ति नहीं है। तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जो है अनुसूचित जाति के लिए कोई उप सूची नहीं बना सकती है, किसी पर्टिकुलर अनुसूचित जाति को विशेष आरक्षण नहीं दे सकती है। ये कब कहा? 2005 में। अभी क्या समय है? 2020 का समय है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पंजाब ने उप जाति बनाई है, एससी कम्युनिटी के अंतर्गत जो उप जाति बनाई है वो वैलिड है, वो वैध है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर 5 जजों की पीठ ने कभी कोई डिसीजन सुनाया है तो उसके डिसीजन को पलटने का काम 5 जजों की पीठ कभी नहीं कर सकती है। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, लेकिन जो है बड़ी पीठ के द्वारा ही पुराने निर्णय को पलटा जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है कि 7 जजों की पीठ बना दी है। जैसे मान लो 5 जजों की पीठ 2005 में बनी थी, इसके निर्णय को पलटना होगा, इसके निर्णय की समीक्षा करनी होगी, तो बड़ी पीठ का गठन करेगी। हमेशा बड़ी पीठ ही जो है उससे जो छोटी पीठ के निर्णय था उसको पलट सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ बना दिया है, जो अब ये डिसाइड करेगी कि क्या एससी कम्युनिटी के अंतर्गत जो है उप वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं। यानी एससी कम्युनिटी के अंतर्गत जो वैसी जाति है जो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, क्या उसे लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाना चाहिए कि नहीं। मसलन ओबीसी कम्युनिटी के अंतर्गत बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी कम्युनिटी के अंदर लगभग 2600 से अधिक जाति है, और यहाँ पे जो है ओबीसी के अंतर्गत एक कम्युनिटी बनाया गया जिसका नाम है ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट। ईबीसी के अंतर्गत जो है आरक्षण दिया जाता है बिहार में, तो अलग से आरक्षण नहीं दिया जाता। जो ओबीसी में टोटल 27% आरक्षण है, उसी में से कुछ आरक्षण स्पेशल ईबीसी कम्युनिटी को दिया जाता है। तो ये इस तरह का काम ऑलरेडी बिहार सरकार कर रही है। इसी को लेकर के चर्चा बना हुआ। देखते हैं 7 जजों की पीठ क्या निर्णय सुनाएगी, लेकिन बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो, इस वैक्सीन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। भारत बायोटेक की वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण, इसका नाम है कोवैक्सीन। यहाँ पे नाम दिया होगा, यहाँ नाम दिया होगा, देखो कोवैक्सीन नाम है। इसी वैक्सीन को लेकर के चर्चा थी कि 15 अगस्त तक इसका टीका आ सकता है, लेकिन इसका टीका नहीं आया। दूसरे चरण का इसका परीक्षण कल से शुरू हो रहा है। दूसरा चरण समाप्त होगा, उसके बाद तीसरे चरण की परीक्षण होगी, और उसके बाद इसका टीका मार्केट में आ सकता है। तो इसमें निश्चित तौर पे समय लगेगा, कम से कम ये वर्ष तो समय लगेगा ही लगेगा। नाम याद रख लेना, कोवैक्सीन वैक्सीन काफ़ी चर्चा में था, जो भारत बायोटेक नाम की कंपनी बना रही है, और यह हैदराबाद की कंपनी है, इंडियन कंपनी है। यहाँ जो है दूसरे दिन भारत और रूस नौसेना ने किया जटिल अभियानों का अभ्यास। भारत और रूस के नौसेना के द्वारा इंद्रधनुष, आई रिपीट, इंद्रधनुष नामक युद्धाभ्यास किया जा रहा है, युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है। ओके, ये इंद्रधनुष नहीं है, इंदिरा है, इसका नाम है इंदिरा। तो इंदिरा एक्सरसाइज जो है भारत और रसिया के बीच में किया जा रहा है, बंगाल के खाड़ी में ये संपन्न हो रहा है, नेवल एक्सरसाइज है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, इंदिरा किन दोनों देशों के बीच में नेवल एक्सरसाइज है? तो भारत और रशिया के बीच में। एक बार इसको भी आप पढ़ना चाहिए आपको। देखो, यहाँ पे जो है चीन की हरकतों पे आंतरिक से हो रही है निगरानी। यहाँ पे एक
चर्चा है रीसेट 2BR1 के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। अंतरिक्ष में हमारा दोस्त इसको कहा गया है, और ये जो है अंतरिक्ष में भारत की आंख भी इसे कहा जाता है। देखो इसका पूरा नाम है रीसेट, RISAT 2BR1 इज रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वेटिंग ऑफ 628 किलोमीटर का इसका वेट है, 576 किलोमीटर की ऊंचाई में कक्षा में है ये। और ये क्या होता है कि भारत यह उपग्रह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी खास होती है, और इसे दूसरी खुफिया आंख भी कहा जा सकता है। PSLV की 50वीं ये लॉन्च थी। भारत की अंतरिक्ष की आंख इसे कहा जाता है, खुफिया आंख कहा जा सकता है। यानी चीन का सैनिक अगर मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से इंडिया अगर इन करने वाला होता है, तो ये सैटेलाइट इसरो को बता देती है, भारत के सैनिकों को बता देती है कि ये जो है चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है सिक्किम में, चीन के सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है लद्दाख में। तो भारत के सिक्योरिटी के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाम याद रख लेना RISAT 2BR, और ये 5 वर्ष के लिए इसकी लाइफ लाइन होगी। आयात पे अपनी निर्भरता कम करे ऑटो सेक्टर, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी इस तरह का न्यूज़ हमने कई बार डिस्कस किया है पेपर्स में। आज कुछ खास न्यूज़ नहीं है, आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है। झुग्गी बस्तियों की समस्या वो सही समाधान, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय सुनाया है, जो पटरी के किनारे झुग्गी बस्ती थी उसको हटाने का जो निर्णय सुनाया है, उसी को लेकर के चर्चा दिया गया है। एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो है एक कैनाल की चर्चा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कैनाल है। भारत और चीन के बीच में वर्तमान में संघर्ष चल रहा है। भारत के सहयोगी के रूप में कौन है, तो अमेरिका भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और इंडिया दोनों दक्षिणी चीन सागर में पहुंच गया। तो ऐसी कंडीशन में जो थाईलैंड था, थाईलैंड एक कैनाल बना रहा था, क्रॉक कैनाल भी इसे कहा जाता है, क्रॉक कैनाल प्रोजेक्ट भी इसे कहा जाता था। और थाईलैंड क्यों बना रहा था, ये थाईलैंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था कौन, तो ये इन्वेस्ट कर रहा था चीन। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट था ये क्रॉक कैनाल, जिसमें लगभग चीन सरकार थाईलैंड को 20 से 25 बिलियन डॉलर का हेल्प कर रही थी, इसका लोन दे रही थी। हेल्प नहीं करना कहना सही रहेगा, लोन दे रही थी। इस लोन के माध्यम से कैनाल का निर्माण करता। चलो मैं मैप पे दिखाता हूँ आपको। देखो ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे हम थाईलैंड के पास आ गए। तो नॉर्मली चीन को क्या होता था कि चीन जो है अगर कोई सामान चीन को भेजना है बाहर, तो चीन यहाँ से आएगी और यहाँ इसके बीच में मलाका स्ट्रेट है, इसके बीच में क्रॉस होते हुए वो अपना सामान यूरोप के देशों में, खाड़ी के देशों में या अन्य देशों में अपना व्यापार करता था। लेकिन अब जो है ये जो है मलाका स्ट्रेट जो है, मलाका स्ट्रेट अगर रास्ता कल चीन के लिए अगर बंद हो जाता है, ऐसी कंडीशन में चीन के पास क्या ऑप्शन होगा, और इसी ऑप्शन के लेकर के चीन लगातार काम कर रहा। तो एक तो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि चीन जो है सीपेक का निर्माण करे, और सीपेक जो है यहाँ से होकर के ग्वादर के माध्यम से अपना सामान चीन बाहर भेज सकता है। दूसरा ऑप्शन म्यांमार को लेकर के है। म्यांमार में भी चीन इस तरह से कोशिश कर रहा है कि अपने एक कैनाल का निर्माण किया जाए या एक रूट का निर्माण किया जाए, जिस तरह से सामान यहाँ पर के माध्यम से वो अन्य देशों को भेज सकें। और तीसरा ऑप्शन उसके लिए ये था कि चीन जो है यहाँ से चीन यहाँ पे आता थाईलैंड के पास, और यहाँ पे एक कैनाल का निर्माण करता। यहाँ पे देखो एक कैनाल का ऐसे करके एक कैनाल 150 किलोमीटर का लगभग एक कैनाल का निर्माण करता, और उस कैनाल के माध्यम से चीन जो है अपना सामान इस देशों को भेज पाता। तो नॉर्मली 3 ऑप्शन चीन के पास हैं, और यहाँ पे भी थाईलैंड को पैसा दे रहा था, लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर का कर्ज दे रहा था कि आप ये कैनाल का निर्माण कीजिए और कर्ज का भुगतान बाद में हमें कर दीजिएगा।
थाईलैंड चीन के डेप्थ ट्रैप को समझ गया कि डेप्थ में जो है कर्ज देकर फंसाने की जो रणनीति चीन की है उसको समझ गया, और अमेरिका और भारत के दबाव में थाईलैंड झुका और उन्होंने फाइनली कैंसिल कर दिया चीन का प्रोजेक्ट। राइट, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको जानना चाहिए क्रॉ कैनाल के बारे में, या करक कैनाल भी कहीं कहीं कहा जाता है इसे। बाकी इसको पढ़ लेना आप। देखो मानसून इस बार अच्छी मानसून आई है, तो मानसून क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, भारत में मानसून किस तरह से इन करता है, इसकी बेसिक जानकारी अपने ज्योग्राफी के बुक से आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लेना आप खुद से। ओके, आज हमारे पास कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था, हमारे पास डिस्कशन के लिए इतना ही था, बेसिक इन्फॉर्मेशन था। वैसे भी संडे को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन या बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं होता नॉर्मली। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।